सुना है एक माँ 4 बच्चों को पाल देती है, वही 4 बच्चों के लिए एक माँ भारी हो जाती है और 4 जना मिलकर भी उसका खर्च नहीं उठा पाते। ऐसी ही एक कहानी है रीटा और उसके बेटों की। बड़ी बहू सुमन के आने के बाद से ही घर में कलेश शुरू हो जाता है। एक रोज सुमन पसीने में लथपथ रसोई से बाहर आकर अनिल से कहती है, मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? इतनी गर्मी पड़ रही है, तुम्हारी माँ हाथ हिला देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। तीनों वक्त सबको अलग अलग खाना चाहिए। अरे मेरी सुना, क्यों मिर्ची बनी बैठी हो? क्या हुआ बोलो तो, इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही हो? क्या हुआ? इतना सब होने के बाद भी तुम पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? मुझे अकेली को सारा काम करना पड़ता है। सुबह से उठकर मैं काम ही कर रही हूँ, खाने पीने से लेकर साफ सफाई से लेकर कपड़े लत्ते सब कुछ। विजय तो बैठा रहता है, उसे कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं और खाने को उससे उसे कोई मतलब ही नहीं। ऊपर से तुम्हारी दोनों बहनें जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है। देखो मैं कह देती हूँ, उन लोगों से कह दो कि अब यहाँ बार बार बिना कोई फंक्शन के उठकर आने का कोई काम नहीं है। बस इतनी सी बात है, मैं कह दूंगा दोनों को अब नहीं आएंगी बस। और घर में राशन के आधे खर्चे विजय से लेना शुरू कर दो। घर में हिस्सा तो वो आधा लेगा, तो खर्च में आधा देने में उसकी नानी मरती है क्या? सब मेरे ही छाती पर बैठे हैं। सुमन, कुछ दिन में उसकी शादी हो जाएगी, फिर सब सही हो जाएगा। ये सब रीटा सुन लेती है और खून का घूंट पीती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अपने मरे हुए पति की तस्वीर की ओर देख कर कहती है, किसी ने सच्ची कहा, एक लाचार माँ सबको भारी लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप होते तो मुझे किसी की 4 बातें सुनने को नहीं मिलती। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं विजय की शादी करवा दूंगी। रीटा विजय के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं, घर में आए दिन कचर कचर होते रहता है। एक रोज रीटा की एक पड़ोसन विजय के लिए एक रिश्ता लेकर उसके घर आती है। घर में जैसे ही वो घुसती है, उसके घर से चिल्ला चिल्ली की आवाज आने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, एक बहू है तो इतना सर पर नाच रही है, पता नहीं 2 होगी तो क्या होगा। मुझे क्या है, मुझे तो शादी लगवाने के पैसे मिलेंगे। शादी लगवा देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कौन सा मुझे रहना है यहाँ। पड़ोसन रीटा को आवाज देते हुए घर के अंदर आती है। रीटा बहन, मैं बोलूँ, मैं अपने विजय के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा बताओ, लड़की क्या करती है और कैसी है? सुंदर तो है ना? मेरी बहू सुंदर होनी चाहिए। हाँ हाँ, सुंदर है ना। 4 घंटे की दूरी पर उसका घर है, आने जाने में भी कोई झंझट नहीं होगा। क्या बोलती हो? तुम लोग ना आज ही रिश्ता पक्का कर दो, चट मंगनी और पट शादी। अनिल, अनिल सुन रहे हो ना? कल चलते हैं प्रिया को देखने, लड़की अच्छी लग रही है मुझे। माँ मैं बहरा नहीं हूँ, जितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से विजय की शादी हो जाए ताकि लफड़ा ही सलट जाए। सुमन भी तुम्हारे नखरों से परेशान हो गई है। अनिल की बातों से रीटा का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उफ तक नहीं करती। अगले दिन सब प्रिया के घर आते हैं। प्रिया को देखने से पहले सुमन या कोई और कुछ कहता, उससे पहले ही पड़ोसन कहती है, इस रिश्ते को भूल कर भी हाथ से जाने मत देना। पता है ना, लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, ऊपर से अच्छा खासा दहेज मिल रहा है, सो अलग। हाँ भैया, देखने की क्या जरूरत है, 35 लाख कोई कम नहीं होता। हाँ बोल दीजिए मम्मी जी। अरे माँ को क्या बोल रही हो? तुम हाँ बोल दो, आखिर इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो। सुमन प्रिया को देखे बिना ही कहती है, हमें तो प्रिया पसंद है भाई। ऐसे कैसे? आपने तो अब तक उसे देखा भी नहीं। अरे देखना क्या है, जब उसके परिवार को देख लिया तो उसे ही देख लिया समझो। जब माँ इतनी सुंदर और सुलझी हुई है तो प्रिया भी अच्छी होगी। ये बात तो है। ठीक है, फिर हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। प्रिया और विजय का रिश्ता पक्का हो जाता है। अनिल की आंखों के आगे तिलक के पैसे घूमने लगते हैं। जैसे ही तिलक के पैसे रीटा के हाथों में आते हैं, अनिल रीटा के पास जाकर कहता है, माँ तुम क्या करोगी पैसों का? शादी के खर्चे तो मुझे ही मैनेज करने हैं और पैसे तुमने अपने पास रख लिए। तुम्हें तो खुद ही मुझे दे देने चाहिए, लेकिन अब तुमसे कहे कौन। चलो दे दो पैसे। मुझे तो कुछ नहीं करना, लेकिन बहू के जेवर इन्हीं पैसों से बनेंगे, फिर बहू के कपड़े लत्ते। इन पैसों पर सुमन का भी हक है। इतने दिनों से तुम्हारे लिए खाना बना रही है ना, ये नहीं कि उसके लिए भी एक जेवर बना दो। जो आई नहीं उसकी चिंता है तुम्हें।
अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ले तू रख ले पैसे और देख ले क्या करना है। अनिल पैसे लेकर चला जाता है। इधर विजय को प्रिया फोन करके कहती है, विजय जी, मेरे पापा ने आज आपकी माँ को 35 लाख दिए हैं। देखा जाए तो उन पैसों पर आपका हक है। ये लोग खर्च कर दे, उससे पहले आप अपने हाथ में ले लो। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी घर जाता हूँ। विजय उसी वक्त अपने घर जाता है और रीटा से कहता है, माँ, प्रिया के घर से जो पैसे आए वो कहाँ है? वो तो अनिल ने ले लिए बेटा। भैया ने? वो कैसे ले सकते मेरे पैसे? उन पैसों पर मेरा हक है। वाह जी वाह, पैसे देखते ही लालच आ गया। सोचा कि सब हजम कर जाएंगे और शादी का खर्चा बताकर मेरे पैसे लूट लेंगे। विजय अनिल के पास जाकर दहेज के पैसे मांगता है। मुझे पैसे दे दीजिए भैया। तुझे क्यों? शादी का खर्च कौन देगा? वो सब मैं खुद देख लूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लुगाई के आने से पहले ही उसकी गुलामी करने लगा है। बहुत अच्छा सिखाकर भेजा है। आपसे ही सिखाए सब कुछ। आप भी तो भाभी की गुलामी ही करते रहते हैं ना। उनकी एक बोली पर सबसे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। बहुत बोली निकल रही है तेरी। प्रिया के आते ही तुझे अलग कर दूंगा। फिर भला मैं क्यों करूं सबका? सबको अपने पैसे दिखते हैं, और जो इतने दिनों से मेरे पैसों पर राज कर रहे हो उसका क्या? मैं अपने खर्चे खुद करता हूँ, और रही बात खाने की, तो उसके पैसे भी भाभी मुझसे कैसे न कैसे ले ही लेती है। मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। विजय 10 लाख में ही शादी की पूरी तैयारी और सब कुछ कर लेता है और बाकी पैसे बैंक में लगा देता है। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है और प्रिया रीटा के घर आ जाती है। प्रिया के आते ही सुमन और अनिल का रवैया उसके तरफ बदल जाता है। आओ देवरानी जी, बहुत दिनों से मैं काम कर रही हूँ। अब कुछ दिन तुम भी काम कर लो। आने से पहले ही मेरे देवर को भड़का दिया। अब तो आ गई हो। इतने लोगों का काम करोगी ना, तब पता चलेगा। भाभी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मुझसे मुंह लगाना भारी पड़ जाएगा आपको। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और आते ही अपने तेवर दिखा देती है। इधर प्रिया की बोली सुनकर सुमन का खून खौलने लगता है और वो तेज से कहती है, देवर जी, अपनी फूलझड़ी को समझा लीजिए। दहेज का रोब ना दिखाएं। मेरे घर वालों ने भी कोई कम नहीं दिया था। मम्मी जी, कह दे रही हूं, मेरी रसोई में ये लड़की नहीं घुसनी चाहिए। विजय को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना मोबाइल फेंकते हुए कहता है, प्रिया रसोई में जाएगी, मैं भी देखता हूं कौन उसे रोकेगा। अरे, ये मेरी रसोई है, अपनी बीवी के लिए चाहिए तो अलग बना लो। बहुत हो गया माँ, अब बंटवारा कर लो। अलग रहेंगे वही अच्छा है, वरना खा पीकर सब गुण चोर बन जाते हैं। हाँ माँ, बंटवारा कर ही दो। मेरी शादी होते ही सबके रंग दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों भाई एक एक फ्लोर ले लो। मेरा क्या है, मैं तो अनिल के स्टोर रूम में रह जाऊंगी। क्यों? मेरे फ्लोर पर क्यों? विजय के फ्लोर पे भी तो स्टोर रूम है। अरे ठीक है, मैं विजय के फ्लोर में रह जाऊंगी बस। अरे मेरे फ्लोर में क्यों रहेंगी माँ? भैया बड़ा है तो उसके पास रहेगी ना। क्यों, तुझे माँ ने खाना नहीं खिलाया कभी? रीटा की आंखें भर आती है। वो रोते हुए कहती है, तुम दोनों लड़ो मत, मैं अनाथ आश्रम चली जाऊंगी। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। तभी रीटा की दोनों बेटी कहती हैं, तुम दोनों ने तो हद कर दी है, नाक में दम कर दिया है। हमने सोचा कि ठीक है, हमारे आने से दिक्कत है तो हम नहीं आएंगे। अब तो तुम दोनों को माँ को रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एक ही तो औरत है, उसी के घर में रह रहे हो और उसी को रखने को तैयार नहीं हो। अगर माँ अनाथ आश्रम गई तो हम दोनों बहनें भी इस घर में हक लेंगी और तुम दोनों पर केस कर देंगे। अनिल और विजय के तो तोते उड़ जाते हैं। माहौल को बदलने के लिए अनिल कहता है, अभी सब शादी से थके हैं, इस मैटर पर कल बात करते हैं। अभी सब अपने अपने कमरे में सोने चलो। सुमन तो ऐसे ही कहती रहती है। कल का खाना मेरी रसोई में ही बनेगा। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात भर सुमन और अनिल आपस में खिचड़ी पकाते हैं। ऐसा दांव फेंकूंगी कि चारों खाने चित। अगले दिन प्रिया तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है। सब नाश्ता करने लगते हैं। तब अनिल कहता है, किरण और संगीता, मैंने सोचा है माँ हमारे साथ ही रहेंगी। 15 दिन मेरे साथ और 15 दिन विजय के साथ। इससे हम दोनों को भी आराम रहेगा और माँ को भी दोनों बेटों का प्यार मिलेगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा से माँ को साथ ही रखना चाहता हूँ, लेकिन अब भैया नहीं चाहते तो। ठीक है,
अब तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रिया अभी नई नई आई है तो पहले माँ उसके पास रहेंगी ताकि उससे भी घर के नियम पता चल सके। जैसा ठीक लगे। अब घर का बंटवारा हो जाता है। सब रिश्तेदार और किरण और संगीता सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रीटा विजय और प्रिया के साथ उनके फ्लैट में रहने लगती है। हफ्ते भर में ही प्रिया एक रोज रीटा से कहती है, मम्मी जी मैं और विजय 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, आप अपना खाना खुद बनाकर खा लेना। ठीक है बहू, जाओ तुम लोग। प्रिया अपनी पैकिंग करती है और रास्ते के लिए बहुत सारा खाना बनाती है। नाश्ता देखकर रीटा कहती है, बहू जब तुम निमकी बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना दो, मेरे नाश्ते का भी काम हो जाएगा। आपको बस पता चलना चाहिए, आपके लिए ना भाभी सही है, सूखी रोटी देती है ना, हाँ वही सही है आपके लिए। बेटा बहू निमकी खा ले, कैसे बर्दाश्त होगा आपसे? रीटा की आंखें भर आती है। नाना बहू मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, बहुत दिनों से निमकी नहीं खाई थी ना। नहीं खाई थी तो बना लेती, मेरे खाने को देखकर रोने की क्या जरूरत थी? रीटा कमरे से चली जाती है। प्रिया और विजय घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रीटा अपना खाना पीना खुद ही बनाती है, अपने कपड़े खुद ही धोती है। पूरा दिन काम करके रीटा को बुखार हो जाता है। बुखार में तपने के कारण रीटा उठ भी नहीं पाती और किरण को फोन करके कहती है, बेटा तू आ जाएगी क्या? मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, उठा भी नहीं जा रहा। माँ तुम रुको, मैं अनिल को अभी तुम्हें डॉक्टर को दिखाने को कहती हूँ। किरण अनिल को फोन करती है। माँ की तबीयत इतनी खराब है, डॉक्टर को दिखा दो और सुमन से कह दो कि माँ के लिए गर्मा गर्म कुछ खाने को बना दे। मुझे तो पता ही नहीं था माँ बीमार है। देख लो अपने लाडले भाई को, माँ को छोड़कर चला गया, ये नहीं कि मुझे बता दे, मैं अपनी माँ का ध्यान रख लेता। ठीक है, अब तुम माँ को संभालो। अनिल डॉक्टर को बुलाकर रीटा को दिखवाता है। इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस थकावट के कारण फीवर है। माताजी आप पेट भर के खाना खाइए। मम्मी जी आपको खाने का क्या मन है, मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। बहू मुझे ना गर्मा गर्म हलवा खाने का मन हो रहा है, बारिश हुई है ना। अभी बनाती हूँ माँ जी। सुमन धीरे से अनिल को कहती है, मैं क्यों अपनी रसोई में हलवा बनाऊं? मम्मी जी तो अभी उसकी पारी में है ना, हम दोनों का भी यहीं बना लेती हूँ मैं। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे ही डॉक्टर को पैसे दे दिए, वो विजय के आने पर उससे ले लूंगा मैं। सुमन विजय के फ्लैट में ही हलवा बनाती है और तीनों मिलकर खाते हैं। फिर सुमन रात का खाना भी वहीं बनाती है। मम्मी जी अब आपको अकेले तो नहीं छोड़ सकते, तो हम भी यहीं खा लेते हैं। हाँ हाँ बहू यहीं रहो तुम। सुमन आराम से एसी चलाकर बैठ जाती है और पूरी रात एसी चलाकर रखती है। तब से विजय के आने तक अनिल, सुमन, रीटा के साथ विजय के फ्लैट में ही रहते हैं और उसके ही घर का सब सामान इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिनों में विजय आ जाता है। सुमन और अनिल अपने फ्लैट में चले जाते हैं। आते ही अनिल विजय से कहता है, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के 1000 रुपए और दवाई के 1000 रुपए दे देना मुझे। अरे आपने दे दिए ना, अब क्यों मांग रहे हैं? अरे माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना, हिस्सा लेने के वक्त भी कहते थे, आपने दे दिया तो क्या हुआ? अरे दे रहा हूं। विजय पैसे देकर चला जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, इसकी बारी में मैं भी ऐसा ही करूंगा। विजय घर आकर रीटा को सुनाता है, माँ तुम मुझे नहीं कह सकती थी क्या? देख लो अपने बेटों को, आते ही तुम्हारी दवाई और डॉक्टर के पैसे भी मांग गया मुझसे। 2 दिन में बीमार भी हो गई, खर्चा बढ़ा दिया। ठीक है, शुगर और बीपी की दवाइयाँ इस बार में कम मंगवाना। अरे वो तो मैंने पहले ही सोच लिया था। इधर राशन देखकर प्रिया कहती है, हम दोनों तो थे नहीं, फिर भी पूरा राशन खत्म है। भाभी ने तो पूरा मौज किया है हमारे घर में, एसी भी खूब चलाई है, बिजली बिल बहुत आएगा इस बार। अपने फ्लैट में तो एसी नहीं है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे के बिल की कोई फिक्र ही ना करो। प्रिया की बात सुनकर रीटा रोते हुए कहती है, एक औरत कितनी भारी हो जाती है। जैसे तैसे इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। 15 दिन पूरे हो जाते हैं। विजय रीटा का सारा सामान लेकर अनिल के फ्लैट में छोड़ देता है। लो भैया, अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी। देख लो माँ का वजन बढ़ गया है। मेरे पास तो माँ बहुत खुश थी। अच्छे से रखना माँ को।
तू मुझे मत सिखा, अभी तक मैंने ही माँ को रखा था। 15 दिन क्या रख लिया, खुद को तोप समझ रहे हो? सुमन के पास आते ही सुमन रीटा के साथ वैसे ही पहले की तरह व्यवहार करने लगती है। माँ, तुम्हारे पेंशन के जो पैसे आ रहे थे, क्या हुआ उसका? वो तो विजय ने ले लिए बेटा, मैं क्या ही करूंगी, पैसों का जो है तुम लोगों का ही है। अभी तक तुमने मुझे तो दिया नहीं, इतने दिनों से मैं मांग रहा था ना। अरे वो सारे पैसे मैंने विजय की शादी में लगा दिए बेटा। सब विजय के लिए, जैसे मैं तो कोई हूं ही नहीं। ठीक है, अब तुम्हारे पेंशन के पैसे मुझे देना, तुम्हारी दवाई का खर्च तो निकल जाएगा, मेरा हाथ वैसे ही टाइट है। ठीक है बेटा। रीटा अपने पेंशन के पैसे अब अनिल को देने लगती है। सुमन रीटा से कहती है, मम्मी जी बैठ के खाना नहीं मिलेगा, मैं भी दिन भर काम करके थक जाती हूँ। एक आदमी के पीछे काम बहुत बढ़ जाता है। आप सुबह जल्दी उठती है ना, तो सुबह की चाय और शाम की चाय खुद बनाया करिए। ठीक है बहू, अब मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। रीटा बेचारी मजबूरी की मारी जैसा जैसा जो कहते वो करती रहती और इसी तरह अपने दिन काटने लगती है। जैसे तैसे अनिल के पास भी रीटा के 15 दिन पूरे होने को होते हैं। तभी अनिल के ससुराल से फोन आता है कि सुमन की माँ का देहांत हो गया है और उन्हें जाना होगा। हड़बड़ाते हुए अनिल सुमन से कहता है, हमें अभी तुम्हारे मायके चलना होगा, मैं माँ को विजय के पास छोड़कर आता हूँ। अनिल रीटा को विजय के पास छोड़ने जाता है, पर अनिल को देखते ही विजय कहता है, भैया अभी 15 दिन पूरे होने में 2 दिन बाकी है, 2 दिन का खर्चा दे दो, फिर तुम्हें जहां जाना होगा चले जाना। अरे मैं आकर दे दूंगा ना। नहीं नहीं भैया, मैं भी बाहर से ही आया था, फिर भी आपने मुझसे उसी वक्त पैसे लिए थे, तो अभी उसी तरह से दे भी दीजिए। अनिल 2 दिन का पैसा देकर सुमन को लेकर अपने ससुराल चला जाता है। इधर इन सब से रीटा का मन बहुत दुखी हो जाता है और रात को मौका पाकर रीटा घर से वृद्धाश्रम चली जाती है। जब पेंशन के पैसों से ही अपने खर्च उठाने हैं तो मैं खुद ही उठा लूंगी, कम से कम बोझ बनकर किसी पर रहना तो नहीं होगा। एक माँ 4 बच्चों को पाल देती है लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना। रीटा अब अपनी इस नई दुनिया में ज्यादा खुश थी।